हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, क्या बढ़िया तरीके से और मज़ेदार तरीके से हम लोग फिनिश ऑफ करते आ रहे हैं इससे पहले के सेगमेंट्स। याद रखो, आपने अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया है और लिपिड्स भी पढ़ लिया है। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो अपन ने पढ़ लिया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है बेटा, वो है प्रोटीन्स। कौन सा है? प्रोटीन्स। इतना तो अपने को समझ आता है। तो चलो आज ना आपसे एक रिवीजन के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। हमने क्या किया था, आप मुझे आंसर करते रहेंगे, मैं यहाँ आंसर नहीं करूंगा, आपको डैश डैश बोलते रहूंगा, आपको वहां खुद आंसर करता है। हमने एक लिविंग टिश्यू को लिया बेटा। लिविंग टिश्यू का एक एक दो टाइप के वेट्स देखे जाते हैं, एक नहीं दो टाइप के वेट्स देखे जा सकते हैं एक लिविंग टिश्यू के, एक ड्राई वेट और एक वेट वेट। तो क्या इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप? बहुत बढ़िया, अगर कर सकते हो तो वेरी नाइस। एक काम करो, वीडियो यहीं के यहीं पॉज करो और ड्राई वेट और वेट वेट के बारे में लिख डालो, राइट, अपने कॉपी में, रफ कॉपी में साथ में। तो ड्राई और वेट वेट आपका हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। स्टॉप। नेक्स्ट, जब आप एक लिविंग टिश्यू को देखना चाहते हो तो क्या उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे? यस और नो? उसमें ऑर्गेनिक मिलेगा कि इनऑर्गेनिक मिलेगा या दोनों मिलेगा? ये भी आंसर आपको खुद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपने उस लिविंग टिश्यू को अब क्रश किया ताकि उसके ऑर्गेनिक वेट को, किसके ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अब आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आपने लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया था ना बेटा। तो किस मीडियम में ग्राइंड किया था? एक सॉल्वेंट था ना, जिस चीज के अंदर घर करके हमने किसी चीज के अंदर घोल दिया था। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसका नाम लिखो अभी वीडियो पॉज करो और उसका नाम लिखो। राइट, अब आप नाम लिख चुके हो। आपने ग्राइंड करके उसको एक कपड़े में डाला। कपड़े का नाम क्या था? क्या नाम था? चीज क्लॉथ। ये बता दूंगा, कपड़े का नाम क्या था? चीज क्लॉथ। तो चीज क्लॉथ में डाला और उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। फिर हमने स्क्वीज किया ना बेटा। जब स्क्वीज किया तो अब आपके पास दो सेगमेंट्स आए, एक जो नीचे निकल गया, एक ऊपर रह गया, राइट। जो वहां से फिल्टर होके नीचे आ गया उसको हमने क्या कहा, क्या नाम दिया? अब ये नाम आप अपनी कॉपी में लिखो, दी थिंग विच केम डाउन, उसको अपने क्या नाम दिया? पहला। दूसरा क्वेश्चन, जो इस तरीके से स्क्वीज करने के बाद नीचे तो निकल गया और जो ऊपर कपड़े में रह गया उस चीज को क्या नाम दिया? राइट, ये दोनों वर्ड्स, ऊपर वाले का नाम लिखो आप लोग और नीचे वाले का नाम आप लिख चुके हो। तो जब ये दोनों नाम लिख चुके हो तो अब मैं दो वर्ड्स दे रहा हूं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो क्योंकि बेटा अब तुम सारे के सारे नाम लिख चुके हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी भी टिश्यू का ड्राई और वेट वेट दोनों लिया जा सकता है। जब ड्राई वेट लेते हैं तो उसके अंदर से हम क्या निकाल देते हैं? पानी निकाल देते हैं, ड्राई वेट और वेट वेट। जब वेट वेट को लेते हैं तो बेसिकली हम उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप क्रश करते हो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और फिर आपके पास एक कपड़े के अंदर उसको रखते हो, जो दबा देते हो नीचे आ जाता है, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो ऊपर रहते हो, ऊपर रह जाता है विद इन द कपड़ा इटसेल्फ, विद इन द चीज क्लोथ्स इटसेल्फ, उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिटेंटेट। तो अपने को फिल्ट्रेट और रिटेंटेट क्लियर। फिर एसिड सॉल्युबल पूल वो होगा जो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, और एसिड इनसॉल्युबल पूल जो ऊपर रह जाएगा। डन। फिर बाय कन्वेंशन हमने दो नाम दिए, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्या नाम दिए थे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो ऊपर थे और माइक्रोमोलिक्यूल्स से नीचे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, When you look at बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, उनका वेट किस पर्टिकुलर रेंज में होता है? मैं बोलूंगा बायोमैक्रोमोलिक्यूल इज मोर देन 10,000 एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल का किस रेंज में होता है बेटा, वो रेंज आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। ये रेंज मैं बताऊंगा ही। अगर मेरे तुम आंसर्स कर पाए तो दैट मीन्स आपको अभी तक पढ़ा हुआ चैप्टर का बेसिक आइडिया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। अब अपने को क्या देखना है बेटा? अपने को देखना है कि ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ऊपर ऊपर जो रिटेंटेट में आ रहे थे, उसके अंदर अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, प्रोटीन्स थे एंड लिपिड्स थे। लिपिड्स अपने आप में एक मिसनोमर है, एक गलत वर्ड है। लिपिड्स का एक्चुअल वेट ना बहुत कम होता है, बट क्योंकि लिपिड्स सॉल्युबल नहीं होते वो वेसिकल्स बना लेते हैं। लिपिड्स ना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में घुलते नहीं, तो वो क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं। जिस तरीके से बेटा लिपिड्स किसी भी पानी में घुलते नहीं ना, वैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होते। तो लिपिड्स क्या करते हैं? डिसॉल्व नहीं हुए और लिपिड ने छोटे 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 फ्रेगमेंट्स बना लिए। क्या मतलब कि इस तरीके से क्या हुआ कि अब आप एक काम कर सकते हो, आप ना वाटर लो, पानी लो और पानी में ना थोड़ा सा ऑयल डाल दो एक बॉटल में। एक बॉटल लो,
पानी लो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दो और बॉटल को ऐसे ऐसे शेक कर दो। आपको रियलाइज होगा क्या होगा कि जो बॉटल है, बॉटल में पानी के ऊपर अबव द वाटर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स अब आपको लिपिड के दिखाई देंगे। फिर उस बॉटल को ना 10 मिनट के लिए रख देना। वो जो माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, आपस में वो जुड़ गए, क्या हो गए, कोलेस हो गए। अगर मैं किसी चीज की ऐसी ज्वाइनिंग कहता हूँ ना, ज्वाइनिंग, और उस ज्वाइनिंग को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कोलेस, कोलेस हो गए, यानी जुड़ गए। उन्होंने बड़े बड़े वेसिकल्स बना लिए, बड़े बड़े गोल गोल स्ट्रक्चर्स बना लिए। तो आपको मेरी बात समझ आई? लिपिड का स्ट्रक्चर देखने में बेटा अपने को मालूम लगा कि ये अपने आप में कोई खतरनाक एंटिटी नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जो लिपिड है वो अपने आप में ऐसा स्ट्रक्चर है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। अब लिपिड इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, मैक्सिमली एस्टेरिफाइड फॉर्म में बेटा वो ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, कहानी खत्म। लेकिन लिपिड कोई पॉलीमर तो नहीं है ना, क्योंकि लिपिड पॉलीमर नहीं है इसलिए वो ट्रू सेंस में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। समझ पा रहे हैं? लिपिड एक पॉलीमर नहीं है इसलिए वो ट्रू सेंस में पॉलीमर नहीं है। ये बात समझ आई? पॉलीमर जो ट्रू सेंस में थे उसमें से हमने सबसे पहले जो पॉलीसैकेराइड्स है वो पढ़ लिया, और पॉलीसैकेराइड्स छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर है। इस तरीके से लंबे से पॉलीमर होते हैं। कौन? पॉलीसैकेराइड्स। ये अपने को बढ़िया से समझ आता है, क्लियर भी हो गया। यहां तक तो अपने को कोई डाउट ही नहीं है। डन। पॉलीसैकेराइड्स की कहानी क्लियर, मोनोसैकेराइड्स की जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे थे वो भी अपने को क्लियर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो प्रोटीन स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रोटीन्स अपने आप में एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। जब प्रोटीन एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है तो प्रोटीन भी तो छोटे छोटे यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनेगा ना बेटा। तो वो छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है, वो छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या टर्म करते हैं? अमाइनो एसिड। जैसे बेटा हमने बोला था, बड़ा सा लंबा सा कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है, और उन ब्रिक्स का नाम क्या था? मोनोसैकेराइड। इतना तो समझते हैं हम लोग। तो वो छोटी छोटी ब्रिक्स जो मोनोसैकेराइड है जिसने प्रोटीन को बनाया, तो वो पॉलीमर इतना बड़ा जिसने कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसैकेराइड को बनाया, तो इतना बड़ा जो पॉलीसैकेराइड है वो पॉलीमर है, जो छोटे छोटे मोनोमर्स का बना हुआ है, छोटे छोटे मोनोमर्स का बना हुआ है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं कि इधर लिखूं मोनोमर और एक तरफ लिखूं पॉलीमर, तो आप यहां देखना, पॉलीसैकेराइड एक है पॉलीमर, और जो मोनोसैकेराइड है वो है मोनोमर, राइट। इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स अपने पास है, क्या है? मोनोमर्स। और यहां पे प्रोटीन वर्ड लिख दीजिए और पॉलीपेप्टाइड, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख दीजिए बेटा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स किस तरीके से? पॉलीमर्स कहलाते हैं। इतना डन। अब तुम मुझे पूछोगे सर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क क्या है? ये समझा दूंगा। अभी के लिए ये दोनों कंसेप्ट तो मेन जो वर्ड्स है ये तो अपने को मस्त तरीके से क्लियर हुए ना। ये बेटा याद कर लेना, पॉलीपेप्टाइड समझ लेना, याद कर लेना। समझाऊंगा मतलब अभी याद कर लो, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक और चीज तुम्हारा ध्यान में लेके आना चाहता हूँ एनसीईआरटी पे बेटा। एनसीईआरटी का ये पोर्शन ध्यान से देखो। एनसीईआरटी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर देता है, ग्लूकोज और राइबोज के। आपको ये वाला और 2 फ्यूरानोज पायरेनोज स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, राइट। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्यूरानोज। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? पायरेनोज। फिर आज जो अपने को अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं उनके यहाँ पे ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन, आपकी बुक में गैस दे रखा है, याद रख लेना। गैस नाम से ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये 3 आपके पास अमाइनो एसिड्स दिए हुए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड पढ़ा था ना बेटा अपन ने, ये पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। फिर अपन ने लेसिथिन भी पढ़ा था, बोलो लेसिथिन का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, 100% करना ही पड़ेगा। ग्लिसरॉल ये तो बच्चों वाला काम है, तुम्हें तो एकदम मस्त तरीके से आता है। अब बोलो ट्राइग्लिसराइड किसको नहीं आता है यार? सबसे आसान काम है। ट्राइग्लिसराइड तो मतलब आता है, देखो एक फैटी एसिड, दूसरा तीसरा फैटी एसिड, और यहाँ पे ग्लिसरॉल। डन, सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल मैंने तुम्हें बोला था लास्ट क्लास में, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को भी याद करना पड़ेगा। अपडेटेड एनसीईआरटी में शायद ये नहीं है, एक बार चेक कर लेना जिनके पास एकदम लेटेस्ट अपडेटेड एनसीईआरटी हो। फिर ये वाला पोर्शन जो है नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, अब ये कौन सी कहानी है ये तो हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे जहां पे अपन न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए अपने को स्टार्ट करना है कौन सी चीज? अमाइनो एसिड। तो आइए बेटा करते हैं स्टार्ट। अमाइनो एसिड्स की कहानी को पहले मैं यहां से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो एनसीईआरटी किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करती है, फिर तुम्हें नोट्स में लेके जाऊंगा और फिर दोबारा ये पढ़ाऊंगा।
तो एक बार के लिए हम रीडिंग कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर, विच कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। इनके पास अमाइनो ग्रुप भी है और इनके पास एक एसिडिक ग्रुप भी है। एसिडिक ग्रुप के नाम पे बेटा क्या होते हैं, ये COOH, ये वाला ग्रुप इनके पास होता है, ठीक है। एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन है क्या, समझो इधर। मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा, अरे मीथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर है, राइट। तो मैंने मीथेन के स्ट्रक्चर में से यहां से ये H लिया, दूर ले गया, यहां से ये H लिया, इसको भी मैं दूर ले गया। इसकी जगह मैंने मालूम क्या डाल दिया बेटा, इधर NH2 डाल दिया और इधर डाल दिया COOH, राइट। मैं इस मीथेन के कार्बन के साथ जो जुड़े हुए ग्रुप से हाइड्रोजन वाले उनको हटा दिया और मैंने ये वाला हाइड्रोजन भी हटाया और हटाने के बाद यहाँ पे एक R ग्रुप डाल दिया। R ग्रुप कुछ भी हो सकता था। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर अपने पास क्या बना, अमाइनो एसिड। समझे, अमाइनो एसिड में क्या आपने मीथेन के स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट किया। ये मीथेन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक H की जगह NH2 लगा दिया, दूसरे H की जगह COOH लगा दिया, एक H की जगह R लगा दिया, एक H लगा हुआ है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। और जिस कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा जिस कार्बन के आसपास की चीजें वो हटाया जा रहा है, इस कार्बन को हम लोग क्या टर्म करते हैं, अल्फा कार्बन। बात हुई क्लियर। देखो यहाँ पर द अमाइनो एसिड्स, अरे बाबा The amino acids are organic compound containing a amino group and a acidic group। और acidic group के नाम पे बेटा आपने क्या देखा था, acidic group के नाम पे आपने COOH ये ऑब्जर्व किया था, राइट। on the same carbon, यहाँ पे इस कार्बन की बात करी थी, and the alpha carbon, इस कार्बन को हमने क्या नाम दिया था, अल्फा कार्बन। दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन के आसपास के प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। बोलो ये सेंटेंस समझ आया। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बोलने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये टेक्निकली एक मीथेन का स्ट्रक्चर था और इस मीथेन के स्ट्रक्चर को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, चेंज कर दिया है। इस मीथेन के स्ट्रक्चर में एडिशंस कर दी हैं, इनको क्या कह दिया, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position। सबसे पहला हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल डेजिग्नेटेड एज R ग्रुप। उसने कहा 4 ग्रुप्स है। सबसे पहला हाइड्रोजन, देखो आपको यहाँ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तो बोलो आपको यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यस। ये ग्रुप अमाइनो ग्रुप, तो अपने को अमाइनो ग्रुप यहाँ पे मस्त दिखाई दे रहा है, बढ़िया। एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेटेड एज R ग्रुप, देखो R ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है। समझे मेरी बात। तो देखो NCERT की लाइन टू लाइन मस्त क्लियर हो रही है तुम्हें। कभी भी अब ये नहीं बोलना कि तुम्हें NCERT नहीं आती बेटा। इस टीचिंग में और इनफैक्ट कहीं पर भी जब बायो पढ़ाई जाती है तो बायो के साथ सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको नोट्स लिखा दिए जाते हैं, समझा दिए जाते हैं, लेकिन NCERT की लाइन्स अपनी रह जाती है। हम यहाँ पे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कंफ्यूजन्स को दूर कर रहे हैं। तो आप लोग फुल फोकस से बैठा करो, NCERT पहले से पढ़ के आया करो, ताकि NCERT में डाउट आए, उस डाउट का मीनिंग क्या समझाऊंगा ये लेक्चर में देखा करो और अपने यहीं पर अंडरस्टैंड किया करो टोटल का टोटल। देखो तुम लोग मजेदार तरीके से एकदम ना समझ जाओगे, बायो का एकदम कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारे हाथ पे। तो पूरे जोश से चलते रहो। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप, इस R ग्रुप की बात जो कर रहे हैं, इस R ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड की क्वालिटी कैसी होगी। देखना मेरी बात ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। यानी R ग्रुप की क्वालिटी, R ग्रुप कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो हमारे पास अमाइनो एसिड जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे। जैसे तुम्हें NCERT वाले सबसे पहले स्ट्रक्चर से ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक H, यहाँ पर भी H है, यहाँ पे भी H है, H क्लियर है। ओके, ये यहाँ पे तीनों जगह COH है, ये भी अपने को क्लियर है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, ये NH2 भी अपने को क्लियर है। नीचे बेटा R होना चाहिए था ना यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे R ग्रुप है H, यहाँ पे जो R ग्रुप है वो CH3 और यहाँ पे जो R ग्रुप है वो क्या है, CH2OH। जैसे जैसे R ग्रुप यहाँ चेंज होता है, जैसे जैसे ये R ग्रुप उत्तर यहाँ चेंज होता है, हम उस हिसाब से नाम बदल देते हैं। अगर R ग्रुप हुआ H तो इसको कह दिया ग्लाइसिन, R ग्रुप हुआ CH3 तो कह दिया अलेनिन, R ग्रुप CH2OH तो हमने कह दिया सीरीन।
समझे मेरी बात? तो अपन आर ग्रुप के बेसिस पे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स देख सकते हैं। मैं पूछूंगा आर ग्रुप H हुआ तो ग्लाइसिन, CH3 हुआ तो एलेनिन, और CH2OH हुआ तो क्या बोला, सीरीन। आता तो है तुम लोगों को मस्त तरीके से, क्लियर हुई मेरी बात? ये वापिस देखते हैं, इसने अपने को क्या कहा कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ऑफ ओनली 20 टाइप्स। समझे मेरी बात? अमाइनो एसिड जो दुनिया में मिलेंगे वो बहुत 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 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। यानी अगर मैं गिनती करने लगूंगा कि कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, इसकी मेरे पास कोई गिनती नहीं है। दुनिया में ना बहुत अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड हैं कि आर ग्रुप चेंज होता गया, अलग अलग चीज उसमें जुड़ती गई और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते रहे। ये वाली बात समझ आई? लेकिन इंसान में, किसमें? इंसान के अंदर, मैन के अंदर जो प्रोटीन्स मिलते हैं, इस मैन में जो प्रोटीन्स मिलते हैं, ये प्रोटीन्स कितने कितने अमाइनो एसिड्स के बने हुए? ये प्रोटीन्स को मेक करने के लिए, बनाने के लिए 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड। यानी अब आपके पास 20 डिफरेंट टाइप की ब्रिक्स हैं। या फिर मैं चलो इस बात को और सिंपल बोलता हूं कि आप ब्रिक तो समझते हो, ये एक ब्रिक है और ये ब्रिक एक रिप्रेजेंट कर रही है अमाइनो एसिड। अगर मैं वर्ल्ड में देखूं तो ये ब्रिक के टाइप्स होंगे, मतलब समझ लो इन्फानाइट टाइप की ब्रिक टाइप्स है, इतने सारे अलग अलग हैं। इतना बात समझे? इन्फानाइट है। लेकिन जब अमाइनो एसिड्स यानी ये ब्रिक विच आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स इन मैन, अगर इंसान में इन अनगिनत, इन इन्फिनिटी ब्रिक्स को अगर मैं देख रहा हूं कि इन्फिनिटी ब्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से कितनी टाइप की ब्रिक्स इंसान में प्रोटीन्स बनाने में काम करती हैं, वो कितनी है बेटा? 20। क्लियर हुई मेरी बात? ध्यान से देखना। ये कहता है हाउ एवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। ये बात समझ आई? है तो बहुत सारे टाइप, लेकिन जो इंसान में पाए जाने वाले प्रोटीन्स में है वो सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप ऑफ ब्रिक्स है। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन, the amino acid is called glycine, अभी अपन ने देखा। could be a methyl group, CH3 होगा तो alanine, और हाइड्रोक्सी मिथाइल बेटा OH, CH2OH होगा तो उसको कहते हैं सीरीन, राइट? ये तीनों का स्ट्रक्चर अपने देख लिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है। ये बात करने से पहले मैं आपको पहले नोट्स पढ़ाऊंगा, नोट समझाऊंगा, इस बातों की, इन सब चीजों की डिटेल समझाएंगे, फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे। आइए देखते। अब देख तो तुम देखते रहो, तुम्हें एकदम ऐसे चुटकियों में समझ आएगा। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यस। उनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, यस। उनमें एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यस। उसमें एक आर ग्रुप होता है। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर होते हैं? अल्फा कार्बन के ऊपर। अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन हुआ ना, अल्फा वाला कार्बन, राइट? क्योंकि ये मीथेन वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर था जिसको ये सब्स्टिट्यूट करके बने हैं, तो इनको क्या कहती है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। यहाँ देखो ना, ये हमारे पास ओरिजिनल मीथेन है, मीथेन में इस H को रिप्लेस कर दिया, इस H को रिप्लेस कर दिया हमने NH2 लगा दिया, इस H को रिप्लेस कर दिया हमने COH लगा दिया, इस H को रिप्लेस कर दिया अपने R ग्रुप लगा दिया, राइट? अब एक फैक्ट समझना, ये R ग्रुप इट कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। ये R ग्रुप आपके पास डिफरेंट नेचर का हो सकता है, यानी R ग्रुप आपके पास कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप बेटा H हो सकता है, R ग्रुप CH3 हो सकता है, R ग्रुप CH2OH हो सकता है। और बिना देखे बोलो, अब भी आपने NCERT में पढ़ा, R ग्रुप अगर H हुआ तो कौन सा वाला अमाइनो एसिड होगा? कौन सा वाला होगा? गैस से सबसे पहले G वाला था ना, देखो याद कर लो, H CH3 CH2OH। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, पहले H था, फिर CH3 था, फिर CH2OH था, तो GAS काम बन गया ना बेटा। थोड़ा सा ना पैटर्न बनाया करो। जब चीजों में पैटर्न और राइमिंग अपने को दिखना शुरू होता है ना, तो अपने को ना मस्त चीजें याद हो जाती, राइट? क्लियर हुआ बेटा? ये वाली कंसेप्ट तो अपने को समझ आई बढ़िया से। ये आर ग्रुप हमारे पास अलग अलग टाइप का होता है। अब ये आर ग्रुप, ये जो COOH ग्रुप है और ये जो NH2 ग्रुप्स है, यही तो CH2 और ये दोनों देखो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और इन तीनों की वजह से ही तो इस कार्बन, इस अमाइनो एसिड को अपनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, स्पेसिफिकली आर की वजह से, बट प्रॉपर्टीज में बेटा COOH और NH2 ये भी तो प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करेगा ना। कोई भी अमाइनो एसिड की कैसी प्रॉपर्टी होगी? इन तीनों के बेसिस पे होगी। इन तीनों के बेसिस पे। आगे देखना, एक वर्ड है जिसके बारे में NCERT कोई बात नहीं करती। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
ऐसा है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट ने देखा ह्यूमन बॉडी को खाना खाना है, बिल्कुल खाना है, हमें खाना एनर्जी के लिए चाहिए, ये भी बेटा अपने को मस्त समझ आता है, लेकिन खाना खाएंगे और वो खाना हमारे शरीर का एक हिस्सा बनेगा, हमारे शरीर का एक पार्ट बनेगा, ये तो अपने को क्लियर है। द फूड दैट शुड बी ईटन इट नाउ बिकम्स द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज व्हाट वी टोटली अंडरस्टैंड। यस, सो दिस फूड इज गोइंग इनसाइड अ बॉडी। तो बेटा यही खाना हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी तो लेके जा रहा है, देखो हमारी बॉडी में कितने सारे प्रोटीन्स बनाने, राइट। तो अब प्रोटीन बनाने हैं तो उसमें टोटल कितने टाइप की ब्रिक्स लगेंगी, 20 टाइप के ब्रिक्स लगेंगे, ये तो अपने को समझ आता है। अब कंडीशन क्या होता है ना कि अब जब हमारी बॉडी खाना खाती है तो तो हमारी बॉडी के पास ना बेटा कैपेबिलिटी होती है खाए गए खाने को यूज करना, केमिकली तोड़ना और दोबारा रिकम्बाइन करके एक अमाइनो एसिड बनाने का। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। आई एम सेइंग when you are eating the food goes inside your stomach, gets digested, goes inside your small intestine, gets digested more and then gets absorbed within the blood. यहाँ तक full stop. From the blood this food now reaches into the liver. In the liver this food is now processed to make amino acids. लिवर में ये खाना जब जाता है तो कुछ अमाइनो एसिड लिवर एग्जिस्टिंग खाने को तोड़ के दोबारा जोड़ के किसी नए रूप में जोड़ के नए केमिकल रिएक्शंस करके एक नए अमाइनो एसिड बना सकता है। दैट मीन्स लिवर के पास कैपेबिलिटी है बेटा अमाइनो एसिड्स बनाने की, नए अमाइनो एसिड्स बनाने की। बात समझ पा रहे हो? देखो आपने खाने में खाया, समझ लो जो एक या दो टाइप के अमाइनो एसिड आपने समझ लो बाय चांस आपने खाने में खाए, लेकिन बॉडी को तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स चाहिए ना, तो बॉडी पूरी हिम्मत करेगी कि मैं एक या दो ही अमाइनो एसिड्स हैं प्लस इधर उधर से और चीजें लेके मैं 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बना सकूं। लेकिन बॉडी क्या, इज द बॉडी कैपेबल टू मेक ऑल द 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स? नो, बॉडी कैन मेक ओनली फ्यू टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और यहां पे ना ये सेंटेंस देखना, साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ, साइंटिस्ट कहता है कि ह्यूमन बॉडी ऑल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकती, वो कुछ ही टाइप के अमाइनो एसिड खुद बना सकती है। समझ रहे हो? दैट ह्यूमन बॉडी कैन मेक ओनली फ्यू टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय इटसेल्फ, ऑल 20 नहीं बना सकती। तो ह्यूमन बॉडी को बाहर में डाइट से, खाने से जो अमाइनो एसिड वो जो खुद नहीं बना सकती वो तो लेना बहुत जरूरी है ना। इट इज एसेंशियल, ये सेंटेंस सुनो मेरा, इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, इट इज एसेंशियल फॉर यू टू कंज्यूम दोज अमाइनो एसिड्स which कैन नॉट बी प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। यस, इसलिए वर्ड दिया गया एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्यों? इनकी डाइट में प्रेजेंट होना जरूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। ये अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स, हमारी बॉडी में खुद से नहीं बन सकते, तो इनका डाइट में होना जरूरी है। डाइट में होना इनका क्या है? एसेंशियल है। तो दीज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दे हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, दे हैव टू बी, इनको खाने में होना ही पड़ेगा। क्लियर? और बेटा याद करने का सिंपल सा तरीका है, ईश्वर लाल है हमारे घर का नौकर, अगर या कोई भी हमारा दोस्त, नौकर नहीं बोलेंगे, ईश्वर लाल हमारा एक दोस्त है और कहेंगे ईश्वर लाल तुम लाओ मेरा पोर्टेबल टीवी। तुम्हारे घर में पोर्टेबल टीवी है, टीवी एक रूम में पड़ा था, तो अपने दोस्त को बोलते हो ईश्वर लाल तुम लाओ मेरा पोर्टेबल टीवी। बात क्लियर? ईश्वर से आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, पोर्टेबल, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास कौन से हुए बेटा? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मस्ट आई टेल यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 20 में से 8 अमाइनो एसिड तो अपन बना ही नहीं सकते, राइट? अब सेमी एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड बट वेरी स्लोली। ये बॉडी बना तो लेगी लेकिन बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये है हमारे पास आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और एसेंशियल की बात करें, दे आर सिंथेसाइज इन अ बॉडी, हेंस अगर डाइट में नहीं हो तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखना बेटा, ये ऑल के ऑल 20 नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बेटा सिर्फ यहाँ से आएगा, एसेंशियल का नाम पूछेगा या सेमी एसेंशियल का नाम पूछ लेगा, कभी भी नॉन एसेंशियल का नाम अपने से नहीं पूछता। डन? या फिर अगर पूछ भी लिया तो अपने को ये दोनों तो मालूम है ना, ये दोनों तो मालूम है पूरे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल तो मालूम है, तो नॉन एसेंशियल तो बेटा आप ऐसे निकाल सकते हो। ट्रिक
बढ़े आगे। अब देखना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर मेनली ड्यू टू COOH, NH2 ग्रुप एंड द R फंक्शनल ग्रुप। ये तो अपने को मालूम है, सीधी सी बात। जब आप किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें COH ग्रुप है, उसमें NH2 ग्रुप है और उसमें R ग्रुप है। और इन्हीं तीनों चीजों की वजह से किसी भी अमाइनो एसिड की कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज आती है ना बेटा। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टीज इस किसी की वजह से भी आ रही हैं, ऑल दीज 3 प्रॉपर्टीज आर बीइंग सीन एंड ऑब्जर्व्ड, तो अब अमाइनो एसिड को कैटेगराइज कर दिया गया न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। कौन कौन सा? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल और एसिडिक का मतलब समझो कैसे, मैं समझाता हूं। अगर अमाइनो एसिड में एक COOH ग्रुप है जो एसिडिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है जो बेसिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक और ये बेसिक दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं कि एक एसिड एक बेस, तो नेट इफेक्ट 0 हुआ, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड में एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो जब दोनों के दोनों ग्रुप, एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप, जब दोनों साथ साथ होंगे तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे ना, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इसका एग्जाम्पल आपको ये दे रखे हैं, इसको आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, GALVI, गैल्वी से याद कर सकते हो। इसको एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, GALVI, गैल्वी एक तरीका है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को याद करने का, राइट। नेक्स्ट एसिडिक। बेटा एसिडिक है तो देखो ना, एक अमाइनो एसिड में ऑलरेडी एक COH ग्रुप था, अब इस एग्जिस्टिंग COH ग्रुप से अलावा एक और COOH ग्रुप आ जाता है। कैसे हुआ? यहाँ पे NH2 और COOH ग्रुप तो ये था, एक तरफ हमारे पास H था, और जो R ग्रुप था ना, R ग्रुप ऐसा जुड़ा जिसमें एक COOH ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो क्योंकि COOH 1 + 1 2 हो गए, तो नेट इफेक्ट एक अमाइनो एसिड का कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। तो इसने कहा इसके पास एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एग्जांपल जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाया एस्पारेटिक एसिड का, याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है आपके पास कौन कौन से ऐसे वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो एसिडिक होते हैं, राइट। पक्का? इसको याद करने का बेटा तरीका मैंने बनाया था ग्लास। शीशा, GLASS ऐसे लिखते हैं ना। ग्लास के 2 पटे, GL से ग्लूटामीन और AS से अपने पास बना एस्पारेटिक। यहां से क्लियर हो जाएगा, ग्लास याद कर सकते हो। नेक्स्ट बेसिक। बेसिक बेटा NH2 ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। देखो एक NH2 एक COH चला, एक H चला, और जो R ग्रुप था उस R ग्रुप के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ, वहां पे एक NH2 ग्रुप आया। देखो ना, यहाँ पे R ग्रुप में एक NH2 ग्रुप आया, तो इससे एक NH2 इधर, एक NH2 इधर, तो आपके पास एडिशनल अमाइनो ग्रुप हुआ, तो आपके पास अमाइनो एसिड कैसा हो गया बेटा? बेसिक हो गया। इसका एग्जाम्पल लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, राइट। लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, हिज लायरा, या फिर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, हिज लायर, हिज लायर, उसका झूठा, या ही इज लायर, इसको ऐसे याद कर लो, ही इज लायर। इसको और शॉर्ट फॉर्म देखो बेटा, मैं अभी एकदम ओरिजिनल साथ साथ बना रहा हूं, ही इज लायर। ही इससे बना हिस्टिडीन, LI से बना लाइसिन, और R से बना आर्जिनिन, राइट। ये तरीका होता बेटा याद करने का, राइट। ही इज लायर बना एसिड, बना बेसिक। ही इज लायर क्यों? क्योंकि उसने शीशा तोड़ दिया, ग्लास, ग्लास से क्या बना? एसिडिक, राइट। पक्का डन हो गया। हमें एसिडिक और बेसिक याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म मिल गया बेटा। इस तरीके से हम लोग अपनी मेमोरी ट्रिक्स बनाते हैं। बात समझ आई? तो मेमोरी ट्रिक्स किस तरीके से अपने को क्रिएट करनी है, आई बिलीव आपको समझ आ गई। मेमोरी ट्रिक्स अलग अलग मैंने तो बनाई रखी है, व्हाट आई वांट यू, कुछ चीजों की मेमोरी ट्रिक्स, जैसे अभी इसकी अभी ही इज लायर, तो अभी बनाई। ग्लास वाली बेटा ये अभी भी बनाई, गैल्वी वाली पहले से बनी हुई थी। अब गैल्वी वाले को किस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो कुछ भी आपको जैसे लगता है, एनी वे, वट एवर, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसको याद कर लो। हम कहते हैं गैल्वी एक नाम से इंसान है, गैल्वी ही इज अ लायर बिकॉज ही ब्रोक द ग्लास। अगर आपसे बोलूं एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए ईश्वर लाल तुम लाओ मेरा पोर्टेबल टीवी, ये तो कहानी क्लियर हुई। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं गैल्वी ही इज अ लायर बिकॉज ही ब्रोक द ग्लास, और आपको न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड इस तरीके से याद भी हो गए। देखो मस्त तरीके से। ऑल्सो सल्फर कंटेनिंग बेटा, किसी किसी अमाइनो एसिड में सल्फर होंगे, तो सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, तो ये हमारे CM हो गए। CM का मतलब हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, राइट। एरोमेटिक होते हैं जिनकी
देखो बेटा, एरोमेटिक को इस तरीके से याद करो, जिनकी चेन हेट्रोसाइक्लिक होती है, मतलब उनकी चेन मतलब एक क्लोज्ड सी उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ना बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा जो स्ट्रक्चर जिन अमाइनो एसिड्स का होता है उनको हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये आप केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी नाम से एक चीज पढ़ोगे, वहां से समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ बनते फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सिंपल है, इसको याद कैसे करना है ये ट्रिक आपको निकालनी है, टीपीटी पीटीटी या वॉट एवर जिस तरीके से आपको निकालना है निकालो। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये वाला कंसेप्ट ना एनसीईआरटी का बड़ा अजीब सा है, अजीब नहीं कहूंगा, मतलब मिस कर देते हैं बच्चों को ना अक्सर ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आता जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। ज्विटर आयन, आप बेटा जब अमाइनो एसिड को देखते हैं, सिंपल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ, गैलरी में ले लो न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो बेटा उसमें एक NH2 ग्रुप है और उसके साथ साथ वहां पे एक COOH ग्रुप भी है। तो NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, तो ये किसी अमाइनो एसिड के अंदर अपने को मिलते हैं। तो अब जब भी अपने को COOH ग्रुप मिलता है तो बेटा COOH ग्रुप क्या कर सकता है, एक H निकाल के अपने पास नेगेटिव चार्ज कर सकता है, और जब आपके पास ये NH जो ग्रुप है वो अपने पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके अपने पास पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकता है। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, अमाइनो एसिड्स के पास दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप जरूरत पड़ने पे या ऐसी कंडीशन हो तो ये दोनों ग्रुप कैसे हो सकते हैं बेटा, आयोनाइज हो सकते हैं। आयोनाइज हो सकते हैं यानी अपने पास एक चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ये दोनों ग्रुप अपने पास एक चार्ज डेवलप कर सकते हैं, दे कैन बिकम आयोनाइज्ड। कब, एक पर्टिकुलर पीएच पे। जब मीडियम में एक पर्टिकुलर पीएच आता है ना तो ये दोनों ग्रुप बेटा कैसे हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। और जब ये दोनों आयोनाइज हो जाएंगे तो अमाइनो एसिड अपने को कैसे दिखाई देगा बेटा, इस तरीके से। यहाँ पे देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो वैसे के वैसे। अब ये और ये वाला ग्रुप, दोनों के दोनों ग्रुप्स आयोनाइज हो चुके हैं। समझ पाए मेरी बात? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, व्हेन यू टेक अ अमाइनो एसिड एंड गिव इट अ सराउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीएच, उसको एक ऐसी सराउंडिंग में ले जाओ जहां पे एक डेफिनेट, एक स्पेसिफाइड पीएच हो, तो वहां पे कार्बोक्सिल वाला ग्रुप और अमाइन वाला ग्रुप दोनों के दोनों आयनाइज हो जाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दो चार्जेस दिख रहे हैं ना, दो चार्जेस दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये एक डाइपोल बन गया, एक पॉजिटिव डाइपोल, मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। सो व्हेन एवर अमाइनो एसिड इज अ डाइपोल नेचर में होता है, डाइपोल फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या टर्म करते हैं, ज्विटर आयन। यानी एंड दिस डाइपोलर आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ये डाइपोलर जो आयन है इसको ज्विटर आयन का, राइट। और क्या इस ज्विटर आयन बनाने के लिए क्या आपको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए था? यस। और ये पर्टिकुलर पीएच को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये वाला कंसेप्ट अपने लिए जरूरी था। तो दिस पर्टिकुलर पीएच इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो कोई डाउट हुई? नहीं ना बेटा, बढ़िया से क्लियर हुआ? यस। सो दिस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज व्हाट इट इज। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पीएच at which the amino acid exists as a Zwitter ion. And what is a Zwitter ion? In which the carboxyl as well as the amine group exist in a ionized form. ये बात समझ आई बेटा? यहां पर Zwitter ion का कंसेप्ट हुआ हमारा फिनिश, हमेशा के लिए। अब ध्यान रखना, फ्रॉम दिस, ये छोटा सा कंक्लूजन है, देखो तुम्हें एकदम समझ आएगा सिर्फ रीडिंग से। फ्रॉम दिस इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड, ये समझा जा सकता है दैट अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पे अलग अलग चार्जेस दिखाएगा ना। अगर पीएच कुछ हो जाए तो किसी पीएच पे ओनली पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, किसी पीएच पे वो ओनली नेगेटिव दिखाई देगा, और किसी पीएच पे दोनों चार्ज दिखाई देगा। तो अमाइनो एसिड डिफरेंट पीएच पे अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज और अलग अलग केमिकल चार्जेस, ये चार्जेस शो कर सकता है। इतना डन बेटा? यहां तक तो अपने को अमाइनो एसिड समझ आया। जब हम अमाइनो एसिड समझ चुके हैं तो अमाइनो एसिड से एक्स्ट्रा आगे अपने को क्या पढ़ना है? अपने को तो बेटा प्रोटीन पढ़ना था। जब अमाइनो एसिड से आगे अपन जब प्रोटीन्स पढ़ते हैं ना, तो बेटा प्रोटीन्स देखो कैसे बने। एक अमाइनो एसिड था, वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, वो थर्ड अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया, और वो जुड़ता गया और एक लंबा सा धागा, एक लंबी सी चेन बनाई। यानी एक अमाइनो एसिड इस तरीके से था, दिस वाज वन अमाइनो एसिड जॉइंड विद सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड जॉइंड विद फोर्थ, फिफ्थ, इन दोनों की ज्वाइनिंग यहाँ पे हम ऐसे दिखाए थे, इन्होंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करते गए, खूब सारे अमाइनो एसिड पास आए, और उन्होंने देखो बेटा एक लंबा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, खूब सारे अमाइनो एसिड इस तरीके से आए। यस। तो अब
यहां पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटीन। पक्का समझ आए। तो अमाइनो एसिड, ये हमारे पास पहला अमाइनो एसिड था, ये दूसरा था, ये तीसरा अमाइनो एसिड था, ये फोर्थ अमाइनो एसिड था। तो अमाइनो इस वाले ने और इस वाले ने क्या आपस में बीच में ये वाला बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, बनाया ना बेटा। जब मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, और एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से बताओ बेटा कौन सा बॉन्ड होगा ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये बॉन्ड हुआ ना बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन, जब अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं तो वो आपस में कौन से बॉन्ड से बाइंड करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर मोनोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड बनाते हैं तो कौन से बॉन्ड से कंबाइन करते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर कौन सा है, प्रोटीन से पेप्टाइड, सिंपल। अब देखना, इधर हमारे पास एक अमाइनो एसिड था, इधर दूसरा अमाइनो एसिड था। अब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, ये दोनों देखो ग्रुप। इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप में से यहां पर मैं इस वाले पोर्शन को इस तरीके से लेके जाता हूं, थोड़ा इसको और अच्छे से दिखा देता हूं। देखो बेटा, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, OH था, इधर एक N ऊपर एक H था, NH2 होता है ना, तो एक यहाँ पे एक N था, इधर एक H था, एक इधर एक H था। तो कंडीशन मालूम क्या हुई, कंडीशन हुई बेटा अपने पास इस तरीके से, ये चीज इस तरीके से इन दोनों ने आपस में किया कंबाइन। यहां से OH निकला, एक तरफ से H निकला। जब OH और H दोनों निकल गए तो निकलने के बाद वाटर बाहर हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी -H2O लिख दूं। जब वाटर बाहर निकला तो ये -H2O लिखने की जगह यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये वाटर निकल गया। और इन दोनों, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया ना। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड हुआ बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक का COOH कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसका कौन सा वाला, अमाइनो ग्रुप। समझ आई बेटा अपने को बात, सिंपल है ना। तो अपने पास ये पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड इज मेड, तो आप देखो ना, यहां पर इस वाले अमाइनो एसिड को, इस वाले अमाइनो एसिड का एक जोन दिखाई दे रहा है, यहां पे NH2 पोर्शन, इज इट विजिबल। ये आपको देखो NH2 पोर्शन दिखाई दे रहा है। जो दूसरे एंड का अमाइनो एसिड होगा उसका COOH पोर्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों समझाना जा रहा हूं, यहां पे तुम जरा अच्छे से देखना मेरी बात। अरे यहाँ पे जो बात समझाई है ना, जरा बड़े ध्यान से देखना, तुम्हें कंसेप्ट समझ आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि यहाँ पर जो हमारा अमाइनो एसिड था उसका NH2 ग्रुप इधर था। अच्छा, इस अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप और इस वाले अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, इन दोनों ने इस तरीके से इंटरैक्ट किया। और इन सबके अमाइनो एसिड के इधर वाला C, इधर वाला N, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करके गए। इधर वाला C, इधर वाला N, ये आपस में इंटरैक्ट करते करते अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते गए। तो फाइनली मालूम क्या होगा बेटा, फाइनली ये होगा कि जो ये वाला अमाइनो एसिड है इसका NH2 ग्रुप फ्री होगा और इधर वाले का COOH ग्रुप फ्री होगा, राइट। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक तरफ आपके पास NH2 ग्रुप फ्री मिल रहा है, एक तरफ आपके पास COOH ग्रुप फ्री मिल रहा है। तो जहां NH2 ग्रुप होगा उसको मैं टर्म कर दूंगा N टर्मिनल, और जहां COOH ग्रुप होगा उसको टर्म कर दूंगा C टर्मिनल। हुई मेरी बात क्लियर, आसान है ना बेटा। तो यहां पे यही देखो कि जहां पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास NH2 ग्रुप फ्री था उसको N टर्मिनल कह दिया, राइट हैंड साइड COOH ग्रुप फ्री था उसको C टर्मिनल कह दिया, राइट बेटा। और यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड, एक। दो अमाइनो एसिड कितने पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, एक पेप्टाइड बॉन्ड से, राइट। जब हम नाम देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, कोई नाम देते हैं, जैसे अगर दो अमाइनो एसिड मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। यहाँ पे बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। दैट मींस दिस इज स्ट्रक्चर कंटेन्स वन पेप्टाइड बॉन्ड बट दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे एक और एक, दो अमाइनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड, तीन अमाइनो एसिड होंगे तो ट्राइपेप्टाइड कहलाएंगे, मल्टीपल या मतलब तीन से ज्यादा 10 तक 10 12 9 10 तक होंगे तो फ्यू अमाइनो एसिड, ओलिगोपेप्टाइड। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे तो उनको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। चमका कुछ, यहां पर ये वर्ड आपको अच्छे से दिमाग में आना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड है क्या,
पॉलीपेप्टाइड ऐसा हमारे पास अमाइनो एसिड्स खूब सारे, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में आके ज्वाइन कर दिए तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड। तो देखो बेटा, क्या यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं? यस। तो व्हेन लॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव कम एंड जॉइन टुगेदर, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड। क्या होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड। बट अभी तो ये स्ट्रक्चर को मैंने प्रोटीन बोला था, अभी मैं स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड बोल रहा हूं। तो क्या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में फर्क है? यस। अब ये बात समझाता हूं। मैं कहता हूं पॉलीपेप्टाइड, ये वर्ड देता हूं बेटा केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड? केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। अगर नाम दिया पॉलीपेप्टाइड, और बेटा प्रोटीन नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लियर हुई? तो हर प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होगा, ये बात अपने को समझ आती है। देखो सिंपल तो है, एवरी प्रोटीन विल बी अ पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है बेटा अपने को? ये कंसेप्ट यहां तक तो अपने को मस्त तरीके से क्लियर। तो अपन यहां तक फिनिश ऑफ कर चुके हैं, डाईपेप्टाइड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसी तरीके से ट्राईपेप्टाइड बनेगा, ऑलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अपने पास बनते जाएंगे, हमें बढ़िया से क्लियर भी होता जाएगा। और आज हमें पहली बार समझ आया कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड क्यों अलग अलग नाम है, और इन दोनों का रीजन, इन दोनों का मतलब सेम कैसे हो सकता है, डिफरेंट कैसे हो सकता है। प्रोटीन फंक्शनल बेसिस पे नाम दे दिया गया, पॉलीपेप्टाइड किसी भी मल्टीपल खूब सारे अमाइनो एसिड ने कंबाइन किया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर अपने पास पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। यहां तक क्लियर? तो आओ एक बार एनसीईआरटी को इस पोर्शन की फिनिश ऑफ कर देते हैं। The chemical and physical properties of amino acid are essentially because of amino, carboxyl and the R functional group. ये पढ़िए, उसकी R ग्रुप की वजह से, COOH ग्रुप की वजह से और NH2 ग्रुप की वजह से, इन दोनों की वजह से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर एसिडिक। एसिडिक क्यों होंगे? यहाँ पे अमाइनो तो एक होगा लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जैसे ग्लूटामिक एसिड बेसिक होंगे तो हमने लाइसिन याद करो, लायर पढ़ा था, हिज लायर, वो भी याद हो गया। न्यूट्रल गैल्वी पढ़ा था, उसमें बेलाइन यहाँ दिखा दिया, राइट। एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे इस तरीके से ये 3 बोले बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको सबके सब नाम याद होने चाहिए। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, पीटीटी याद किया था, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, ये भी अपने को पढ़ लिया। A particular property of amino acid is ionizable nature of NH2 and COOH group। इनकी ionizable nature है। आयनाइजेबल नेचर बेटा अगर NH2 और COOH ग्रुप्स की होगी इस वजह से, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। अब देखो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है ये पॉजिटिव है, इधर ये वाला ग्रुप नेगेटिव है, बट ये वाला स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज शो करता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या टर्म करते हैं, ज्विटर आयन। क्या टर्म करते हैं, ज्विटर आयन। तो अपने को ज्विटर आयन समझ आया। दिस इज अ डाईपोलर स्ट्रक्चर विच कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ग्रुप्स। तो इसको अपन ज्विटर आयन टर्म कर देते हैं। ये हमारे पास कौन सा वाला, एक पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, ये अलग अलग पीएच पे होता है। और ज्विटर आयन ये वाला स्ट्रक्चर कौन से पीएच पे बनता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बोलो यहां तक तो मस्त समझ आया। तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर मजेदार तरीके से हुआ क्लियर, पक्का समझ आया। तो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन को क्या करना है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू फिनिश द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। इस लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स को पढ़ लिया, अगले लेक्चर में अब हम प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के डिटेल्स को स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स के कंसेप्ट, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे, प्रोटीन्स के साथ साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स है उसको पढ़ेंगे, और हम हमेशा हमेशा के लिए फिनिश ऑफ कर देंगे, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही, इतना आपने बढ़िया से पढ़ा, समझा, शाबाश। इसी तरीके से करते रहो मेहनत, और अब आगे बढ़ेंगे, राइट। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।